जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स से। आज के समय में किसी भी कंपटीशन में मॉडर्न फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स कहने का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से, यानी नाभिकीय भौतिकी। तो हम लोग इस नाभिकीय भौतिकी को हम लोग देखते हैं कि यह नाभिकीय भौतिकी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, नाभिकीय। नाभिकीय का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नाभिक से, ठीक है ना। और ये नाभिक किसका अंग होता है? एक परमाणु का अंग होता है, परमाणु का केंद्र कह सकते हैं हम लोग। और ये परमाणु का केंद्र कैसे होता है इसको थोड़ा सा आप समझिए। जैसे आपने ये सोडियम ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11 हो गया। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बात करें तो 11, प्रोटॉन की संख्या बात करें तो 11, न्यूट्रॉन की संख्या बात करें तो 12 होती है। अब इसका हम लोग अगर संरचना देखें, स्ट्रक्चर देखें इसके एटम का, यानी परमाणु की संरचना को अगर देखें तो देखेंगे कि इसमें 3 कक्षाएं होगी और अंदर नाभिक होंगे। और इस अंदर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, P+N अंदर के होंगे। जबकि इसकी कक्षाओं में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे एक परमाणु की रचना जो होती है कक्षाओं से होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके ठीक बीच में जो ये होते हैं पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं नाभिक कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये नाभिक बोलते हैं। और ये नाभिक में 2 प्रकार के कण मौजूद होते हैं। एक होते हैं प्रोटॉन, ठीक है ना, यानी जिससे को हम लोग P से सूचित करते हैं। एक होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है ना, जिसको हम लोग N से सूचित करते हैं। और प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन होता है, अगर दोनों की हम लोग बात करें तो इसका मास हम लोग इक्विवेलेंट लेते हैं 1, और इसका भी मास लेते हैं जो होता है इक्विवेलेंट 1 के बराबर। जबकि अगर इसकी हम लोग चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटॉन धनावेशित होता है, जबकि अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो ये उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है शून्य होता है। तो ये एक नाभिक का क्या हुआ? चर्चा हुआ। मैंने एक नाभिक की संरचना बता दिया। अब ये नाभिक की संरचना हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम लोग इस नाभिक से निचोड़ निकालने बाहर तो हम 2 चीज़ों को निकाल सकते हैं। एक कक्षा यानी सेल को देख सकते हैं, और दूसरा देख सकते हैं हम लोग नाभिक, ठीक है ना। और इस सेल में अगर हम लोग देखेंगे तो इस सेल के अंदर सिर्फ पाए जाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेशित पाए जाते हैं। और इस नाभिक के अंदर की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 कण पाए जाएंगे। एक होंगे प्रोटॉन और एक हो जाएंगे हमारा क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। ये 2 कण हमारे पाए जाएंगे एक नाभिक के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो 2 कण पाए जाएंगे इसके बारे में हम लोग को देखना है और कक्षा के बारे में देखना है। तो ये जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होती है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। और उसके लेन देन से या उसके साझेदारी से केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन का निर्माण होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पर आधारित और ये कक्षा पर जो आधारित होता है वो होता है रासायनिक बंधन, ठीक है ना। ये क्या होता है? रासायनिक बंधन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक बंधन, केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन, रासायनिक बंधन जो होता है, जो बंधन बनाने की प्रक्रिया कहते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह इलेक्ट्रॉन से प्रेरित होती है, इलेक्ट्रॉन से
प्रेरित होती है। अर्थात इसकी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए इलेक्ट्रॉन का लेन देन या साझेदारी होना आवश्यक है। यानी पूरा का पूरा अगर हम लोग केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन से ही पूरा केमिस्ट्री घूमता है। यानी पूरे केमिस्ट्री की हम लोग पढ़ाई इलेक्ट्रॉन से करते हैं। यानी पूरा रासायनिक बंधन, सारे केमिकल बॉन्डिंग, सारे कंपाउंड का निर्माण इस इलेक्ट्रॉन के हेर फेर से, साझेदारी से, लेन देन से हुआ है। तो ये हम लोग केमिकल क्या कह सकते हैं कि रिएक्शन देख लिए। अब हम लोग तो बात कर रहे हैं नाभिकीय अभिक्रिया की, नाभिकीय भौतिकी की, न्यूक्लियर फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स की। इसमें क्या होता है तो दोस्तों इसमें यह नहीं होता है, ठीक है ना। यह हमारा इलेक्ट्रॉन का खेल इसमें नहीं होता है। नाभिकीय है तो हमारा नाभिक का खेल शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसमें हमारा किसका खेल शुरू हो जाता है, नाभिक का खेल शुरू हो जाता है। और इसमें नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पर लिख दिया था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यानी ये दो पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर किसी परमाणु के नाभिक के भाग ले किसी अभिक्रिया में, ठीक है ना, अगर किसी परमाणु का नाभिक के किसी अभिक्रिया में भाग ले और या किसी अभिक्रिया को अंजाम दे तो इसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी ये दो कण जिसमें भाग लेंगे इसी को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया कहेंगे इसको। नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहेंगे, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें परमाणु के नाभिक भाग ले रहे हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु के नाभिक अर्थात कौन भाग ले रहे हैं तो प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन भाग ले रहे हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से जो अभिक्रिया प्रेरित होगी वो रासायनिक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होगी, जिसकी खोज हेंस वेते ने सन 1939 में किया था। अगर हम लोग बात करें न्यूट्रॉन से प्रेरित अभिक्रिया की तो यह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होगी, जिसकी खोज जो किए थे वह स्ट्रॉसमैन और हॉर्न दोनों आदमी मिलकर इसकी खोज किए थे। तो ये अगर हम लोग टोटल अगर बात करने की कोशिश करें कि अगर देखें हम लोग की नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय फिजिक्स भौतिकी क्या है, तो नाभिकीय भौतिकी वह भौतिकी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। और नाभिकीय अभिक्रिया से जो ऊर्जा निकलती है उसमें हम लोग उस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ से इस विज्ञान के बारे में हम एक चीज़ यह निकाल सकते हैं कि नाभिकीय मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें हम लोग दो बातों को पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय बल, इसकी बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, हम इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये नाभिकीय बल मैंने यहाँ लिख दिया है, अभिक्रिया होगा, ठीक है ना। नाभिकीय अभिक्रिया क्या है और इस नाभिकीय अभिक्रिया से ऊर्जा जो निकलती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, उसकी कितनी क्षमता होती है, ये सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसका शुरू करते हैं और 1 बाय 1 करके हम लोग चलेंगे। इसी पर आधारित हमारा आजकल का एटम बम भी है, इसी पर आधारित परमाणु एटम बम यानी परमाणु बम के अलावा हाइड्रोजन बम है। और इसी नाभिकीय अभिक्रिया के आधार पर सूर्य या सभी तारों के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिससे ऊर्जा की इतनी विशाल राशि प्राप्त होती है जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य है धरती से तब भी इतनी तपिश पैदा करता है इस धरती की वातावरण में और इस सतह पर। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया की अगर हम लोग परिभाषा लिखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वह अभिक्रिया, ठीक है ना, वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं।
ठीक है ना। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भाग लेते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नाभिकीय अभिक्रिया की परिभाषा, यानी इसमें P अथवा N क्या होंगे, भाग लेंगे। चूंकि एक नाभिक के अंदर ये P और N ही होते हैं और ये नाभिकीय अभिक्रिया है, अर्थात इसमें नाभिक ही भाग लेंगे। यहाँ ध्यान रखने की यह जरूरत होगी कि आप नाभिकीय अभिक्रिया में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही भाग लेंगे, इलेक्ट्रॉन की चर्चा इस सेक्टर में हम कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। अब अगर हम लोग कहेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ये नाभिकीय ऊर्जा है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नाभिकीय ऊर्जा जो है ये नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त होती है। अब आप एक बात यहाँ पर करेंगे कि सामान्य ऊर्जा जो हमको मिलती है और नाभिकीय ऊर्जा जो हमको मिलती है, दोनों के प्राप्ति का उत्सर्जन का जो तरीका है, अमाउंट है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो बहुत का फ़र्क पड़ता है। अगर आप यहाँ पर 1 केजी मान लीजिए कि कोयला जलाते हैं, 1 केजी कोयला का दहन अगर करते हैं ना, 1 केजी कोयला का आप दहन करते हैं, तो इससे जो ऊर्जा मिलेगी वो अगर मैक्सिमम क्या आप देख सकते हैं सैकड़ा में मिलेगी, ठीक है ना, या 1000 जूल में मिलेगी, ठीक है ना। ये सैकड़ों या 1000 के जूल में मिलेगी, ठीक है ना। यह कुछ 100 जूल एनर्जी एक कोयला इसे आपको दहन से मिलेगी। जबकि इस नाभिकीय अभिक्रिया के अंतर्गत अगर 1 केजी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराते हैं किसी 1 केजी पदार्थ का, सपोज यूरेनियम का कराते हैं U92-235 का, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 1 केजी जो है E बराबर mc², यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो फार्मूला है E बराबर mc², इससे फार्मूला से यहाँ पर मिलेगी। m का मतलब होता है द्रव्यमान और c का मतलब होता है प्रकाश का वेग निर्वात में। तो यहाँ पर 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा और 10⁸ है तो 10⁻16 जूल एनर्जी मिलेगी। यानी ये अरबों जूल एनर्जी है और ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि इससे आप तुलना करने में असमर्थ हो जाइएगा। यहाँ सैकड़ों में ही मिलेंगे, हमने 1000 भी लिख दिया है, जबकि ये अगर हम लोग नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों जूल मिलेगा एनर्जी आपको 1 केजी का अगर आप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कराते हैं ऐसे पदार्थों का। तो रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में आपका बहुत अंतर होता है, ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। सबसे पहला अंतर जो होगा कि अगर हम लोग देखें कि रासायनिक अभिक्रिया और हम लोग देखें कि नाभिकीय अभिक्रिया में अंतर क्या है, तो इसको हम लोग अगर हम लोग यह देखें कि रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में अंतर क्या है, तो हम लोग इसको अंतर को देख सकते हैं, ठीक है ना। एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ इधर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, और एक तरफ लिख रहा हूँ नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है ना। ये हमने लिखा, तो इसमें पहला रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे कि यह है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी से अभिक्रिया यह संपन्न होती है। यानी परमाणु का कौन सा भाग लेता है इस अभिक्रिया में, भाग इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर इसमें हम बात करेंगे तो प्रोटॉन भाग लेता है
और न्यूट्रॉन भाग लेता है, ये 2 भाग लेता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा अंतर यहाँ पर यह देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका अभिकारक होते हैं, ठीक है ना, अभिकारक उसी के परमाणु से इसके उत्पाद बनते हैं। अभिकारक यानी रिएजेंट और उत्पाद यानी प्रोडक्ट। अगर इसको आप नहीं समझते हैं तो इसको ऐसे समझिए, आप ये अगर आप Na+Cl2 गिव से NaCl यानी सोडियम को आपने लिया और क्लोरीन के साथ आपने क्या किया, अभिक्रिया कराया, तो ये सोडियम के परमाणु और क्लोरीन के परमाणु इसके यौगिक में विद्यमान रहेंगे। हाँ, इसके रासायनिक भौतिक गुण चेंज कर जाएंगे, ये अलग एक यौगिक बन गया है, कंपाउंड बन गया है। यानी इसमें नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है, यानी नए पदार्थ यानी नए तत्व की उत्पत्ति नहीं होती है। नया कोई तत्व नहीं बना है कि यौगिक बन गया है, नए तत्व की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है ना, नए तत्व की उत्पत्ति नहीं होती है। तो अभिकारक और उत्पाद ये इसमें अंतर यह होता है रासायनिक अभिक्रिया में। जबकि अगर नाभिकीय अभिक्रिया में देखेंगे तो U9235 ये एक क्या है कि विखंडन योग्य नाभिक है। इसका अगर हमने विखंडन कराया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, जो नाभिकीय अभिक्रिया का एक प्रकार है, इस पर मंद गति के न्यूट्रॉन का प्रहार करने से टूट जाता है, तो ये आपका 3 न्यूट्रॉन देगा प्लस ये आपका जो देगा ना, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इसमें ये क्या क्या देगा। ये क्रिप्टन देगा और ये बेरियम देगा, ठीक है ना, Ba+Kr, ये अलग एक तत्व है, अलग तत्व है, प्लस क्या देगा, ये एनर्जी देगा, ये देगा। जरा गौर से समझेंगे, आपने तोड़ा यूरेनियम को, इसने दिया बेरियम, इसने दिया क्रिप्टन। आप कहिएगा कि ये क्रिप्टन देगा क्या हर बल में, कि जब जब तोड़िएगा हर हालत में क्या क्या देगा, 50 विभिन्न प्रकार से इसके उत्पाद बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यूरेनियम को अगर तोड़ते हैं यानी नाभिकीय अभिक्रिया कराते हैं तो नए नए पदार्थ का, नए तत्व की उत्पत्ति हो सकती है। जबकि रासायनिक अभिक्रिया में इस तरह से नए तत्व का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सूर्य में अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर आपस में, 4 हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण कर देते हैं, एक हीलियम बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आपस में मिला और बना दिया क्या, हीलियम बना दिया, और साथ में क्या देंगे, ये एनर्जी देंगे, ये ठीक है ना, ये एनर्जी की विशाल राशि देंगे ये। तो आपने यहाँ पर देखा क्या कि आप ये रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें जो रिएजेंट है यानी अभिकारक है, ये अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, यौगिक बनते हैं, जिसमें ये इनके कण परमाणु के रहते हैं। जबकि यहाँ तो नए ही परमाणु बना डालते हैं। यहाँ हाइड्रोजन बना से संलयन किया, हाइड्रोजन हीलियम बना दिया, यहाँ टूटा क्या, यूरेनियम बना दिया, क्रिप्टन, ये नए नए तत्व की उत्पत्ति कर देते हैं। और साथ ही साथ ऊर्जा क्या होती है, असीमित होती है। तो तीसरा पॉइंट हमारा इसमें हो जाएगा कि ऊर्जा की सीमित मात्रा, ठीक है ना, सीमित मात्रा। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा की सीमित मात्रा होगी, ये बहुत ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है, ये सीमित मात्रा में होगा। जबकि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्जा की असीमित मात्रा, ठीक है ना, ऊर्जा की असीमित मात्रा, और यहाँ E=mc² से आपका एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने की ये बात है कि यहाँ ऊर्जा की मात्रा जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पर ऊर्जा बहुत सीमित में होगी, ये करोड़ों डिग्री सेल्सियस में होंगे। तो आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में कितना अंतर है। ये रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन से प्रेरित होती है, वेयर एज न्यूक्लियर रिएक्शन ये जो है ये प्रेरित किससे होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब इसको भी हम लोग आगे बांटेंगे कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो प्रोटॉन से प्रेरित होती है और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो न्यूट्रॉन से प्रेरित होती है, और इस पर भी हम लोग दोनों को पढ़ेंगे।
दूसरा का अंतर है कि इस पर जो उत्पाद में होते हैं वही परमाणु उसके यानी इसमें अभिकारक में जो परमाणु होते हैं वही इसके उत्पाद में यानी प्रोडक्ट में होते हैं, कंपाउंड में होते हैं, जबकि यहाँ पर नए नए बन सकते हैं। जैसे यहाँ बेरियम क्रिप्टन बन गया, हाइड्रोजन 4 मिला तो एगो हीलियम का नाभिक बना दिया, नए नए बनाएंगे। और इसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत सीमित होगी और इसमें ऊर्जा की मात्रा असीमित होगी, जो E बराबर mc² से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिर इससे आगे हम लोग अब अगला क्लास देखेंगे कि ये संलयन अभिक्रिया है, फिर देखेंगे विखंडन अभिक्रिया क्या है, फिर नाभिकीय रिएक्टर देखेंगे जिससे विद्युत धारा की उत्पत्ति की जाती है सभी देशों में। फिर आगे हम लोग बहुत सारे चीज़ें देखेंगे। भारत में परमाणु जो